ये जाति तो लोगों के जहन में बसी हुई, उसे कैसे निकालेगी बीजेपी? जाति पूरे देश की समस्या है। राहुल गांधी जी इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री किस जाति से आता है? अति पिछड़ी जाति से आता है। 532 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले, लेकिन वहां से आपको वोट मिला 0। लेकिन वो समुदाय का विश्वास आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसा नैरेटिव चलाते हैं और गुजरात में देखिए ना, गुजरात में 27 वर्षों से अधिक समय से हमारी सरकार है। आपको लगता है कि हमें उस वर्ग का समर्थन नहीं मिलता है? कि तेजस्वी यादव जी जो तथाकथित सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा अपने आप को बताते हैं, क्या सामाजिक न्याय किया आपने? वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की क्या प्लान? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो भी रही है, लेकिन गाहे बगाहे उस तरीके से नहीं जैसे कि आप और हम उम्मीद करते हैं। देश में ऐसे कई मसले हैं जिन पर हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद चल रहा है, और आज सरकार किस दिशा में खड़ी है, किस दशा में खड़ी है, कौन से फैसले लिए जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड हो गया, आप यूपी के संभल का मामला देख लीजिए। अगर आप देश से बाहर निकलेंगे तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है वो देख लीजिए। थोड़ा सा और आप इस तरफ आ जाइए, कई ऐसे राज्य हैं जिनकी चर्चा बहुत होती है। उनमें से एक राज्य है बिहार, और यहां पर तेजस्वी यादव बड़ी यात्रा निकालने की तैयारी में है। तो कितना चैलेंजिंग बीजेपी के लिए होने वाला है, और सरकार आने वाले वक्त में कौन कौन से नए फैसले ले सकती है, इन सभी मुद्दों पर और हां, संविधान पर भी आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज आपके बीच यहाँ आया हूँ और कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे, जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो हलचल हैं, उस पर हम लोग एक लंबी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सर चूंकि आप बिहार से आते हैं तो पहला सवाल तो मैं बिहार की तरफ ही ले जाती हूँ। मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि दिसंबर में जो तेजस्वी यादव हैं वो कोई बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, यात्रा कोई ट्रेंड चल रहा है क्या कि वो यात्रा निकालेंगे तो हम भी निकालेंगे? और दूसरा, आपके लिए चैलेंजिंग होगी ये यात्रा? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार यात्रा निकाल रहे ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में 4 विधानसभा सीटों पे इलेक्शंस हुए, और इन चुनाव के पहले भी तेजस्वी यादव जी एक यात्रा पे निकले थे। उस यात्रा का क्या परिणाम हुआ कि चारों विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल इंडी गठबंधन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। आज बिहार के लोगों में एक जागरूकता है, बिहार के लोगों में एक जागृति है। उनके पिताजी का जमाना नहीं है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अपराध के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे लोगों को भ्रमित करेंगे। आज नया बिहार है, और ये बिहार 2005 के बाद का बिहार है, जहां लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आप हर प्रकार महिला सशक्तिकरण की बात हो। आज बिहार का उदाहरण ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि एक हमारे यहाँ नीतीश जी ने योजना चलाई थी कि हमारे जो लड़कियां हैं उनको साइकिल हम लोग देंगे ताकि वो स्कूल तक जा पाएं। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में उस स्कीम को वहां के स्थितियों के अनुसार रूपांतरित करके वहां उपयोग किया जा रहा है। आज बिहार में सबसे अधिक संख्या में देश में महिला पुलिसकर्मी वहां पे भर्ती होती हैं, ये बिहार में होता है। आजीविका का मॉडल बिहार का है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के आधुनिक वर्जन है। वो जाति के नाम पे, आप मुझको बताइए कि आखिरकार उनको बार बार इस बात का स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ता है कि हम MY की पार्टी नहीं है, हम A to Z की पार्टी है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी जो तथाकथित सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा अपने आप को बताते हैं, क्या सामाजिक न्याय किया आपने? आप बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? आपको जब मौका मिला, आपको जब अवसर मिला, लालू जी पार्टी के सर्वे सर्वा रहेंगे, उनके बेटे सत्ता में है तो उप मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी पत्नी नेता विरोधी दल रहेंगी, उनका दूसरा बेटा तेज प्रताप यादव वन मंत्री रहेंगे, उनकी दूसरी बेटी मीसा भारती राज्यसभा जाएंगी, उनकी चौथी बेटी रोहिणी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। क्या सामाजिक न्याय की परिभाषा लालू जी, तेजस्वी जी, आपके परिवार से प्रारंभ होती है और आपके परिवार पे अंत होती है? बिहार का पिछड़ा, बिहार का वंचित, बिहार का शोषित आज आपसे यह सवाल पूछता है। आप चाहे कितनी यात्राएं निकालें, आपको यात्रा नहीं, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आपके पिता माता के शासनकाल में जो 15 वर्षों का जंगल राज था, आप बिहार को 100 वर्ष पीछे लेकर के गए हैं। और बिहार की जनता जिस प्रकार से 4 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में आपको आईना दिखाने का काम किया है,
आगे भी 2025 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, यात्रा के नाम पे लोगों को भ्रमित मत करिए, यात्रा के नाम पे लोगों में जाति के नाम पे हिंसा भड़काने का प्रयास मत करिए। नहीं, लेकिन गुरु प्रकाश जी, जाति जाति सिर्फ आरजेडी तो नहीं करती, जाति तो पूरे बिहार में रची बसी है। और अगर आप एक आम वोटर की भी बात करेंगे तो वो भी जाति देखकर ही वोट डालता है। जितना मैंने बिहार घूमा है, जितना मैं बिहार के लोगों को जानती हूं, दोस्त स्कूलों में आज भी जाति के नाम पर ही बनाए जाते हैं कि वो मेरी कास्ट का है या वो लोअर कास्ट का है तो मुझे बात नहीं करनी। ये जाति तो लोगों के जहन में बसी, उसे कैसे निकालेगी बीजेपी? बहुत अच्छा, संवेदनशील और एक सेंसिटिव प्रश्न है आपका, और ऐसे सेंसिबल चिंतन की देश को आज जरूरत है। जाति सिर्फ बिहार की समस्या है क्या? जाति पूरे देश की समस्या है। तो राहुल गांधी आज उठाते भी तो है मुद्दा। राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं, काम कहां करते हैं? काम तो करें। अभी 2 दिन पहले पूरे देश ने देखा, पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी बैठी है। वो आदिवासी की बेटी जब राष्ट्रपति बनती है, राहुल गांधी जी से सम्मान नहीं हो पाया उनका। देखिए, बेसिक कर्टेसी की बात होती है। राहुल गांधी जी इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री किस जाति से आता है? अति पिछड़ी जाति से आता है, वडनगर के सामान्य परिवार से आता है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी वो नव सामंतवाद, वो एलीट और सेंस ऑफ एरोगेंस, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के प्रोडक्ट हैं, आप देखिए मंच पे उनके सम्मानित नेता खड़गे जी तक में ये गरिमा थी, खड़गे जी तक में ये कर्टसी थी, क्योंकि वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो दलित समाज से आते हैं। एक आदिवासी राष्ट्रपति का जब अभिभाषण समाप्त हुआ तो सबने उनके पास जाकर के उनको प्रणाम किया। राहुल जी ने क्यों नहीं किया? एकमात्र ऐसे नेता जो मंच पे थे और जाना उन्होंने उचित तक नहीं समझा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जाति जाति की बात करते हैं, आपका इतिहास रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किसने किया? हम पूछना चाहते हैं आपसे। बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है, उनको भारत रत्न कब मिलता है? 4 दशक के बाद एक गैर कांग्रेसी सरकार आती है, तब उनको भारत रत्न मिलता है। आगे बढ़िए आप। बाबू जगजीवन राम, उनके पार्टी के इतने बड़े नेता बाबू जगजीवन राम, और ये नीरजा जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। बाबू जगजीवन राम ने बहुत पीड़ा से कहा है, बहुत वेदना से कहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं बन सकता है। इंदिरा गांधी जी ने उनको परेशान करके रखा हुआ था। आगे बढ़िए, सीताराम केसरी जी। सीताराम केसरी जी का प्रकरण हम सबको याद है कि कांग्रेस के दफ्तर में, कांग्रेस के कार्यालय में मेरे बिहार के, मेरे पिछड़े वर्ग के नेता सीताराम केसरी जी का क्या अपमान किया गया था? मुंह मत खुलवाइए आप मेरा। हम सब जानते हैं 1990 का साल था, मंडल कमीशन के सिफारिशें लागू ना हो, इसके लिए राजीव गांधी जी ने क्या कहा था? इस देश में जातिगत युद्ध हो जाएगा। नेहरू जी ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके कहा था कि आई अपोज रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। तो राहुल गांधी जी कौन सा जाति का मुद्दा उठाते हैं? राहुल गांधी जी तो विदेशी धरती पर जाते हैं और कहते हैं वी विल एंड रिजर्वेशन। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आपका परिवार, आपका पूरा इकोसिस्टम भी चाह ले तो हमारे आरक्षण को, हमारे संविधान को हाथ तक नहीं लगा सकता है। पॉलिटिक्स के नाम पे, सत्ता प्राप्ति के नाम पे आप संविधान, जाति और सामाजिक न्याय के मुद्दे का उपयोग करना बंद करिए। पासवान जी, यही बात अगर चुनावों से पहले कही गई होती, लोकसभा चुनावों से पहले, तो शायद सीटों में इजाफा हो सकता था, क्योंकि जो नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से फैलाया गया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को खत्म कर देंगे, वो लोग सफलता उनको मिल गई, लेकिन आप लोग अपना नैरेटिव नहीं पहुंचा पाए जनता तक। अरे नम्रता जी, सफलता की परिभाषा क्या है? 240 सफल नहीं है, 99 सफल है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूं। 1940 के बाद से आप पूरे दुनिया के लोकतंत्र का इतिहास उठा करके देखिए। तीसरे टर्म में कौन आया है? मार्गरेट थाचर आई थी इंग्लैंड में, टोनी ब्लेयर आए थे, और नरेंद्र मोदी जी जब तीसरे टर्म में आए हैं तो थाचर और ब्लेयर से बहुत बड़े मैंडेट के साथ आए, पहली बात। दूसरा, आप नैरेटिव की बात कर रही हैं, महाराष्ट्र की धरती। महाराष्ट्र की धरती विशेष क्यों है? बाबा साहेब अंबेडकर की भूमि महाराष्ट्र, फूले शाहू की भूमि महाराष्ट्र, संघ की भूमि महाराष्ट्र, हिंदवी स्वराज की भूमि महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी की भूमि महाराष्ट्र, सामाजिक क्रांति की भूमि महाराष्ट्र। कितना दिन चला इनका नैरेटिव? धाराशाही हुए कि नहीं हुए? देखिए, आप एक शेल्फ लाइफ होता है, उस शेल्फ लाइफ के अंतर्गत ही आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन आज का जमाना डिजिटल क्रांति का जमाना है, आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा। एक एक्सटेंट था, आपने उसका लेवरेज किया, आपने उसका उपयोग किया अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की देवतुल्य क्रांतिकारी जनता ने 288 में से 235 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले को देकर के यह सिद्ध कर दिया है कि बहुत दिनों तक
ये फेक नैरेटिव नहीं चलने वाला है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, महाराष्ट्र का चूंकि आपने जिक्र किया, सज्जाद नोमानी जैसे मौलाना फ्रंट फुट पर आए। अब तक के चुनावों में हमने किसी मौलाना को इतने फ्रंट फुट पर नहीं देखा था, और जिस तरीके का नैरेटिव फैलाया गया धराशायी हुआ। आप मानते हैं ये जो मुस्लिम समुदाय को बरगलाने के लिए कुछ मौलाना काम करते हैं, ये उनको मैसेज गया है? देखिए, आपने बहुत सेंसिटिव प्रश्न पूछा है और इस पे भी मुझे लगता है कि एक जागरूकता की आवश्यकता है। देखिए, आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण, और मुस्लिम तुष्टीकरण और सामाजिक न्याय, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये एक रिसर्च हाइपोथेसिस है जो मैं आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि क्या माइनॉरिटी अपीजमेंट एंड सोशल जस्टिस कैन दे कोएग्जिस्ट? द आंसर इज नो। अभी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया जहां पे ये कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। पूर्ण विराम नहीं है, माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। इसका मतलब SC ST रिजर्वेशन वहां नहीं मिलेगा, ना ही आपको रोजगार में मिलेगा, ना वहां SC ST समाज के प्रोफेसर जा पाएंगे, ना वहां SC ST समाज के छात्र पढ़ पाएंगे। आपको चुनना पड़ेगा, या तो आप सामाजिक न्याय की राजनीति करिए या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करिए। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे हम लोगों ने देखा है कि वाह भाई वाह, AMU और जामिया का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा और इसका यह मतलब है कि वहां पे सामाजिक नहीं लागू होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? और बहुत अच्छी आपने बात कही कि मुसलमान समाज की भी बात करिए ना आप। मुसलमान समाज के लिए भी आपने क्या किया है? मुसलमान समाज में पसमानदाओं का विषय, मुसलमान समाज में जो मार्जिनलाइज्ड है, मुसलमान समाज में जो बैकवर्ड सेगमेंट के लोग हैं, उनकी चिंता कौन कर रहा है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। धारा 370 के हटने के बाद मुसलमान समाज की महिलाएं जो जम्मू कश्मीर में रहती हैं, उनका कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है? ट्रिपल तलाक के हटने के बाद मुसलमान समाज की महिलाओं का कल्याण हुआ है कि नहीं, हम पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए, ये रेडिकल फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक कट्टरपंथी सोच का अंत निकट आ गया है। राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है, पसमानदाओं के सम्मान का अगर किसी ने सुनिश्चितीकरण किया है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप मुझसे पूछिए क्यों? उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार यदि दानिश अंसारी पसमानदा समाज का मुसलमान मंत्री बनता है तो अब बनता है, पहले कौन लोग बनते थे? वही अपर कास्ट एलिटिस्ट रेडिकल फंडामेंटलिस्ट लोग ही बनते थे। वो 2% मुसलमान मेरे 100% मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करेंगे। मेरे 90% जो मुसलमान समाज के पसमंदा हैं, बैकवर्ड हैं, उनको रहनुमाई का भी अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पहली बार पसमानदा समाज के गुलाम अली राज्यसभा पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? AMU और जामिया में आइए आप, AMU और जामिया में। और जब हम सम्मान और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं नम्रता जी, तो हम सरकार तक सीमित नहीं है। हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स हों, वाइस चांसलर्स हों। AMU में पहली बार तारिक मंसूर साहब जो पसमंदा समाज से आते हैं, उनको वाइस चांसलर बनने का मौका मिलता है। जामिया हो लगातार, और हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये इन्होंने ये समुदाय के खिलाफ है, ये इस समुदाय के साथ है, ये कोई होता नहीं है। सोशल जस्टिस पे, सामाजिक न्याय पे किसी की ठेकेदारी नहीं है। No one can monopolize the issue of social justice, constitution and reservation. Let me put this very clear. ये देश की जनता तय करेगी। तुष्टीकरण और सामाजिक न्याय, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, आपको चुनना होगा और आपने चुन लिया है। वक्फ का समर्थन करके, ट्रिपल तलाक के एबॉलिशन का विरोध करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ धारा 370 के रेजोल्यूशन पे आज ये सिद्ध हो गया है। और यही नहीं, आप पहले से देखिए ना, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, नेहरू जी नहीं जाते हैं और विरोध करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनकी भूमि से मैं आता हूं, कि आप भी वहां नहीं जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए। आप आगे आइए, जब शाहबानो का वर्डिक्ट आता है, हमारे मुसलमान समाज की तलाकशुदा बहनों को जब मेंटेनेंस के अधिकार की बात होती है, उसका विरोध कौन करता है? और हिंदू मुस्लिम का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। जब शाहबानो का विरोध हुआ तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि देश की जनता तो मूर्ख है, राम मंदिर के दरवाजे खुलवा दो। ऐसे होता है क्या? आप ये सिलेक्टिविटी, ये अपॉर्चुनिज्म देश ने लंबे समय तक देख लिया है। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति, आपकी रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कट्टरपंथी राजनीति का अंत निकट आ चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, चलिए आपकी बात मैंने मान ली। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके चल रहे हैं, पर एक समुदाय ऐसा है जो आप पर विश्वास नहीं कर रहा है। और हमने कश्मीर में भी ये देखा, जम्मू में मैंडेट साफ दिखा, लेकिन कश्मीर में भी साफ दिखा, महाराष्ट्र में भी हमने देखा, झारखंड में भी हमने देखा।
532, एक जगह मुझे वो याद नहीं आ रही है, 532 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले, लेकिन वहां से आपको वोट मिला 0। मुझे ये पूछना है, आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो समुदाय का विश्वास आपको नहीं मिल रहा है, कब तक करेंगे फिर? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में दशकों के बाद डीडीसी के चुनाव हुए थे। उस डीडीसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे एजाज इंजीनियर जीत के आए कि नहीं आए, पहली बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष पहले उपचुनाव हुए थे लोकसभा के। रामपुर में कौन लोग रहते हैं? रामपुर में किसकी बहुसंख्या है? वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते कि नहीं जीते? महाराष्ट्र का मैं आपको बहुत सारा ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। वो तो हमने कुंदरकी में भी देखा। कुंदरकी में भी आपने देखा। देखिए, नैरेटिव कुछ लोग ऐसा चलाते हैं, कुछ लोग ऐसा नैरेटिव चलाते हैं। और गुजरात में देखिए ना, गुजरात में 27 वर्षों से अधिक समय सरकार है। आपको लगता है कि हमें उस वर्ग का समर्थन नहीं मिलता है? लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारा यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो हमारे मन में संविधान की संकल्पना है। संविधान कहता है कि नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। आपके प्रश्न में ही आपने उदाहरण भी दे दिया कि जहां 532 मकान मुसलमान समाज के लोगों को मिले, इसका मतलब क्या है कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी भी हमारे मुसलमान भाई के लोग हैं, हमारी मुसलमान बहनें हैं, उनके बैंक के खाते हैं, उनका आधार है, उनका जनधन है, उनका उज्ज्वला है, उनका शौचालय है, उनका आवास है, उनका हर घर नल योजना है। तो हम लोग किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन में भरोसा नहीं रखते। लेकिन वो तो कर रहे हैं। देखिए, हम अब ऐसे, मेरे सवाल में जवाब ये था कि 532 घर आपने दिए बट वोट आपको मिले 0। अब भरोसा नहीं जीत पाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि कई बार जो सरकार चलाता है वो मार्गदर्शक होता है, और भरोसा हम लोग, आप कह सकते हैं कि उस वर्ग में भी एक छोटा या बड़ा वर्ग है जिसका भरोसा शायद हम अब तक नहीं जीत पाए हैं, लेकिन हमें विश्वास है, हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं कि निकट भविष्य में हम उनका भी भरोसा जीतेंगे। देखिए, हमारी दृष्टि में हम राहुल गांधी जी नहीं हैं, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि हम किसी को शत्रुता की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, वो वैचारिक रूप से हमारे विरोधी हो सकते हैं, हाँ वो वैचारिक रूप से हमारे मित्र नहीं हो सकते हैं। मैं उनके साथ बैठूंगा, मैं उनके साथ चाय पीऊंगा, मैं उनके साथ भोजन करूंगा, लेकिन कल परसों तरसों वो हमारे से बात करेंगे, 1 हफ्ते बाद वो शायद हमारे मित्र हो जाएं। हम लोग समरसता में विश्वास रखते हैं, हम समन्वय में विश्वास रखते हैं, विरोधाभासी दृष्टि से हम समाज को नहीं देखते हैं। क्षमा चाहता हूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मुसलमानों का जो उद्धार हुआ या पसमानदा मुसलमानों का आपने जिक्र किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। वक्फ बोर्ड को जितना मजबूत कांग्रेस ने किया है, और मुझे लगता है कि मुसलमानों के बीच में ये मैसेज है कि हमारे लिए कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये नैरेटिव तो सोशल मीडिया पर है। अभी आप डालिए गूगल पर हिंदू पार्टी, तो बीजेपी अपने आप ही खुलकर आ जाएगा। तो वक्फ बोर्ड को जितना मजबूत 2013 में जाते जाते भी मनमोहन सिंह कर गए थे, जिस तरीके से मजबूत किया गया, क्या उस तरीके से सरकार खत्म नहीं कर सकती? अटकी क्यों पड़ी है? क्यों उसके विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई जेपीसी के? नहीं, देखिए, आप जो भी प्रश्न करती हैं मुझे बिल्कुल उसमें और एक रोबस्ट एकेडमिक वेट वाले आपके प्रश्न और आपकी जिज्ञासा, जिसका मैं सम्मान करता हूं। हिंदू कौन है नम्रता जी? हिंदू कौन है? मुझे लगता है कि इस पे हमें स्पष्ट होना चाहिए। हिंदी कोई धार्मिक आधार में थोड़ी होता है। आप रामधारी सिंह दिनकर, आप उनका संस्कृति के 4 अध्याय वो पढ़िए, कल्चरली वी आर अ हिंदू। जस्टिस MC चागला, जो कि भारत के न्यायाधीश रहे सर्वोच्च न्यायालय में, उनकी आत्मकथा है रोजेस इन डिसम्बर। उसमें वो कहते हैं कि आई एम अ मुस्लिम बाई बर्थ, आई एम अ हिंदू बाई कल्चर, आई एम अ क्रिश्चियन बाई एजुकेशन। हिंदू वो है जो मानता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू वो है जो मानता है कि वसुदेव कुटुंबकम। हिंदू वो है जो मानता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। हिंदू कोई पंथ नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। और जब आप कहती हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है इस बात को सुनते हुए कि आप गूगल पे हिंदू है और मेरी गौरवशाली पार्टी आ जाती है, तो मेरे लिए इससे ज्यादा गर्व और सम्मान का विषय कुछ हो नहीं सकता है। हिंदू को छोटा मत करिए, हिंदू को संकीर्ण मत करिए। हम अटल जी के संस्कारों वाले लोग हैं। अटल जी कहते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वो किसी पंथ या जाति की बात थोड़ी करते थे, लेकिन इसके बावजूद अटल जी कहते थे कि हमारे अंतर्गत जो जातिगत व्यवस्था है, पानीपत की लड़ाई हो रही थी और हमने बहुत बड़े वर्ग को लड़ाई से वंचित करके रखा था,
लेकिन उसके बावजूद लगातार सामाजिक सुधार हो रहे हैं। एक ये पक्ष है। दूसरा, जो हमारे देश में आया है, जो भी एक संस्कृति का हिस्सा बना है, हमारी दृष्टि है, हम सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी कैसे बने, हमारी ये चिंता रहती है। 53 करोड़ बैंक के खाते खुलते हैं, किसके खुलते हैं? किसी विशेष लोग खुलते हैं क्या? जब राहुल गांधी जी हमारे ऊपर निरंतरता से आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी जी अपने आप को एक्सपोज करते हैं। मैं पुनः बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जितने दृढ़ संकल्प के साथ देश के 142 करोड़ लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी व्यक्ति सीए की चिंता हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के माध्यम से हमने यह प्रयास किया कि जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी वहां हैं, जो संकट में हैं, उनकी नागरिकता के प्रोसेस में थोड़ा और एक्सपीडाइट किया जाए, उनको जल्दी नागरिकता मिले। तो हमारी कोई दृष्टि संकीर्ण नहीं है, हम सबको एक साथ देखते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, हम लोगों के दृष्टि में जहां जहां हमारी सरकारें चल रही हैं, हर एक व्यक्ति वो परिवार का अंग है। किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई अन्याय, यह हमारे संस्कार में नहीं है, यह हमारे चरित्र में नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग? देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के जैसा कि हमने कहा कि वक्फ बोर्ड पे एक एकेडमिक बहस हो। वक्फ बोर्ड के पास तीसरे सबसे बड़े भूमि का अधिकार का हक है, रेलवेज है। वो भी आंकड़े पता नहीं बहुत पुराने हैं, क्या पता नंबर 1 पे पहुंच गया हो। नहीं, देखिए, इसीलिए तो शोध हो रहा है। हाँ। इसीलिए तो थोड़ा समय लग रहा है कि रेलवे है, आर्म्ड फोर्सेस है। ये चिंता की बात तो है, ये सोचने वाला विषय तो है कि 10 वर्षों में 4 लाख एकड़ जो है वो 9.5 लाख एकड़ कैसे हो जाता है। और ये किसी धर्म के विरोध में नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। अगर इसको प्रेषित ऐसे किया जा रहा है, इसका नैरेटिव ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये किसी धर्म के विरोध में, ऐसा नहीं है। सुधारों की आवश्यकता है। हम लोगों ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ जातिगत समस्या है, हम लोगों ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ छुआछूत थी, तो हमारे लोगों ने कहा कि छुआछूत हटाना चाहिए। आज भी लेकिन कई रूपों में है, ये दुर्भाग्य है, हम स्वीकार करते हैं इसको। उसी प्रकार से हर धर्म में, हर फेथ में एक सुधार की गुंजाइश होती है, और वहां इस सुधारात्मक प्रयास है। यदि हम कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में महिला हूं, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? आज भी हम कह रहे हैं कि आपके 6 में से 60% से अधिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों का है, बाकी दूसरे माइनॉरिटीज का, उसमें क्या दिक्कत है आपको? हम तो सुधार की बात कर रहे हैं। देखिए, 45,000 से ज्यादा, ये इंटरेस्टिंग डेटा है कि 45,000 से ज्यादा जो लिटिगेशन वक्फ बोर्ड पे, उसमें 40,000 से अधिक मेरे मुसलमान भाइयों के, मुसलमान बहनों के हैं। तो यदि वक्फ बोर्ड का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बने, यदि ट्रांसपेरेंसी आए, थोड़ी पारदर्शिता आए, थोड़ा सबका महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़े, उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आज हम चाहते हैं, हमारे नीतीश जी हमारे साथ हैं, हमारे नायडू जी हमारे साथ हैं, और हम लोगों ने बैठा, एनडीए की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोगों को थोड़ा और इसमें एकेडमिक काम करने की जरूरत है, थोड़ी और चर्चा की जरूरत है, एक संवेदनशील, समाधान केंद्रित, सकारात्मक संवाद की जरूरत है। तो 2 वर्ष को, 1.5 वर्ष को आप लोग इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के रूप में ना देखें। किसी प्रकार का कोई डिले नहीं होता है। अगर पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने कुछ देखा है, पिछले 10 वर्षों में हमने कुछ सीखा है, तो वो है कि डिसीजन मेकिंग हैज टू बी इन्फॉर्म्ड, डिसीजन मेकिंग हैज टू बी एक्सपीडाइटेड। कोई भी निर्णय हम टालने में विश्वास नहीं रखते हैं। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का यह दृढ़ संकल्प है कि एक चर्चा, संवादात्मक, एक सकारात्मक, संवेदनशील और समाधान केंद्रित संवाद होगा, और उस संवाद के बाद जो अमृत और हलाल निकलेगा, तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड का भी एक हम लोग सुधारात्मक, एक नया वर्जन देख पाएंगे। मतलब ये जो टालम टोल चल रही है, इसे इस तरीके से ना देखें, बल्कि ऐसे देखें कि सबको मौका मिल रहा है बात रखने का। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमारे जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हम और आप किसी मुद्दे पे असहमत जरूर होंगे, लेकिन हमारे और आपके, हम जिस समाज और संस्कृति के अंग हैं, हम और आप साथ में चाय पिएंगे। वी विल अग्री टू डिसअग्री। और ये लोकतंत्र की विशेषता है, ये भारत की संस्कृति की विशेषता है, जहां ना जाने वर्षों से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। तो यहां भी जैसा आपने कहा कि कुछ लोग इसको निश्चित रूप से टाल मटोल, देखिए, सबके अपने पॉलिटिकल एजेंडा है, सबका अपना अपना प्रोपोगेंडा है, वो अपने एजेंडा पे चले, वो अपने प्रोपोगेंडा पे चले, लेकिन सरकार आश्वस्त है, सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये सुधार हो, पारदर्शिता आए, समावेशी हो, हमारी बहनों की भूमिका हो, और सभी वर्गों का उसमें समान अवसर प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान, बटेंगे तो कटेंगे,
कई राज्यों में उसका फायदा भी होता हुआ नजर आया, और अब लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि भाई हिंदू एक हो गए हैं। बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या समझते हैं? क्योंकि विरोधी दलों ने कहा कि ये लोग तो बांटना ही जानते हैं, काटना ही जानते हैं। नहीं, देखिए, इस नारे का और इस नारे को चुनाव से जोड़ करके देखना ये उचित नहीं है। ये नारा है और समय समय पे देश के राजनीति में तरह तरह के नारे दिए जाते हैं। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। लालू जी का भी एक नारा था, बुरा बाल साफ करो, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ अपर कास्ट। देखिए, समय समय पे नारे चलते रहते हैं, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। नारों को हर चुनाव के संदर्भ में देखना ये ठीक नहीं है। पर चुनावों के दौरान ये नारे आए, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं कि चुनाव के दौरान ये नारे जरूर आए हैं, लेकिन इसमें एक गहराई है, इसमें एक डीपर हिस्ट्री है। क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ, ये नारे की जो पृष्ठभूमि है वो हमें बांग्लादेश लेकर के जाती है। और पुनः मैं यहाँ पे राहुल गांधी जी का विषय लेकर के आता हूँ। बांग्लादेश में जो हुआ, वहां हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उन माइनॉरिटीज का दुर्व्यवहार हुआ। बिल्कुल। हमारी संख्या वहां 1971 में की थी जब उस राष्ट्र का निर्माण हुआ था, और आज कितनी है? 20% हिंदू कहाँ चले गए? ये किसकी चिंता होनी चाहिए? वहां हम बटे, वहां हम साथ नहीं थे, तो वहां ये हश्र हुआ हमारा। और मुझे समझ में नहीं आता है, विपक्ष के लोग इसमें बड़ा हो हल्ला मचाते हैं। यही अमेरिका में जब बोला जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, उसका आप ताली बजा के स्वागत करते हैं। उसका हिंदी संस्करण हम कर दे तो आपको दिक्कत होती है। खैर, आप ये जानिए कि जब बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान था 1971 से पहले, तब वहां पे दलित समाज के जोगेंद्रनाथ मंडल जी वहां पे गए, और वो भी इस हिसाब से गए कि दलित मुस्लिम एकता और जय भीम का नारा लेकर के हम जाएंगे। लेकिन क्या हश्र हुआ? आप विश्वास नहीं करिएगा, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने 48 पन्नों का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन दिया है। 48 पन्नों का उनका इस्तीफा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से उस मुस्लिम राष्ट्र में, इस्लामिक रिपब्लिक में, दलितों को तरह तरह की यातनाओं को झेलना पड़ता था। कौन है वहां पे जो पाकिस्तान में जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो कानून मंत्री पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, नम्रता जी, कौन है? बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है कौन है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। मेरे दलित समाज के भाई बहन है, और इन्हीं दलित समाज के लोगों को जब नागरिकता दिलाने की बात होती है, उसका विरोध कौन करता है? सीए एनआरसी के विरोध में कौन बैठता है? यहां पे कौन आंदोलन करता है? वह भी हुआ। देखिए, ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है, ये डुअल स्टैंडर्ड की, हिपोक्रेसी की सीमा है। आप एक तरफ सामाजिक न्याय की बात करेंगे, आप एक तरफ एससी एसटी ओबीसी की बात करेंगे, जहां बांग्लादेश में, पाकिस्तान में एससी एसटी ओबीसी हिंदू कट रहे हैं, वो कटते रहे, उनकी चिंता आप नहीं करेंगे। मैं शब्द का उपयोग करता नहीं हूं, लेकिन ये क्या दोहरापन, ये क्या दोगलापन है, ये क्या वैचारिक दोगलापन है? ऐसे नहीं होता। आपको एससी एसटी ओबीसी की बात करनी है तो समग्रता में करनी होगी। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के उस इस्तीफे को पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में लियाकत अली खान के उस बयान को देखना पड़ेगा कि यदि दलित चले जाएंगे तो हमारा शौचालय कौन साफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस के सारे साथियों से कि दलितों का काम जो पाकिस्तान में है, हिंदुओं का काम है वो शौचालय साफ करना मात्र है क्या? महापाप किया है आप लोगों ने, महापाप किया है जब आपने सीए का विरोध किया, और उसी का परिणाम आपको झेलना पड़ रहा है। देश का दलित, देश का वंचित, देश का शोषित और देश का पीड़ित आपको आने वाले पीढ़ियों तक माफ नहीं करने वाला है। चाहे प्रियंका जी आ जाएं, प्रियंका जी के बच्चे आ जाएं, उनके बच्चे आ जाएं, रॉबर्ट आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, लेकिन इस देश के पिछड़े ने, इस देश के हाशिए के लोगों ने जो दंश झेला है आपके वजह से, वो दंश समाप्त नहीं होने वाला है। आपको लगता है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद दलितों का उत्थान हुआ है, पिछड़ों का उत्थान हुआ है? क्योंकि अगर आपका जवाब इसमें हाँ होगा तो मुझे लगता है कि फिर वो वाली खबरें नहीं आनी चाहिए कि एक दलित को घोड़ी पर से उतार दिया गया। देखिए, ये भी आपकी डिग्री लगता है समाजशास्त्र में है क्या? आप बहुत एक सवाल में कई सवालें छुपी होती हैं आपके। नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, और चूंकि मैं उस समाज से आता हूँ, मैं उस समाज के मुद्दों पे थोड़ा अध्ययन करता हूँ, शोध करता हूँ। जातिवाद की समस्या है, आज भी जाति के नाम पे भेदभाव है, आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत का भाव है। मुझे कोई शर्म नहीं है एडमिट करने में
मीडिया संस्थान में, आप मीडिया में कितने दलित हैं? आज ये सोचने की आवश्यकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगा आपसे कि पिछले 10 वर्षों में आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालयों में, प्रोफेसर्स में, वाइस चांसलर्स में ऐतिहासिक रूप से दलितों की नियुक्ति हुई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा CSDS के आंकड़े कहते हैं। आप प्रोफेसर नलिन मेहता, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में प्रोफेसर हैं, उनकी एक पुस्तक आई है और अद्भुत पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है द न्यू बीजेपी। उस न्यू बीजेपी में वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आज 22% शेड्यूल्ड कास्ट सांसद, 16% शेड्यूल्ड ट्राइब सांसद, 70% तक ओबीसी के सांसद। तो हमारे पार्टी में तो बगैर जातिगत जनगणना के ही सामाजिक न्याय की अवधारणा है। और नम्रता जी, यही कारण है कि हमें लगातार समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि तीसरी बार भी इतने बड़े मैंडेट से हम आए हैं। यही कारण है कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हमें ओबीसी समाज, SC समाज, ST समाज का निरंतर एक बड़ा वर्ग समर्थन कर रहा है, अपना आशीर्वाद दे रहा है। आपको क्या लगता है, वो नहीं देखता है क्या? वो इस बात को देखता है। दलित समाज इस देश का जो है नम्रता जी, वो आंकड़ों की भाषा कम, आंखों की भाषा समझता है। वो आंखों की भाषा समझता है कि कब आप उसको बरगला रहे हैं, कब आप उसको सम्मान दे रहे हैं, कब आप उसको अपमानित कर रहे हैं। वो जानता है, वो देखता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति भवन में बैठती हैं तो संपूर्ण आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ता है। वो जानता है कि बाबा साहेब अंबेडकर के बाद कोई दलित समाज का व्यक्ति जिसको मौका मिलता है कानून मंत्री बनने का, वो अब मिलता है तो वो अपने आप को कानून मंत्री मानता है। वो जानता है, वो जीतन राम मांझी हो, वो वीरेंद्र कुमार हो, आज इतनी बड़ी संख्या में, ऐतिहासिक संख्या में दलित समाज के केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। पहली बार देश के राजनीतिक इतिहास में कोई दलित समाज का व्यक्ति किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हुआ तो स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी हुए। हमें किसी से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। आज सदन के जो इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स में जब दलित समाज से आने वाले बृजलाल जी अध्यक्ष बनते हैं तो संपूर्ण दलित समाज का गौरव और सम्मान बढ़ता है। आपको समझना चाहिए कि पहली बार देश के इतिहास में कोई रेलवे बोर्ड का चेयरमैन दलित समाज का बनता है तो संपूर्ण दलित समाज का सम्मान बढ़ता है। आपको समझना चाहिए कि पहली बार कोई CAG मुर्मू जी, आदिवासी समाज के आने वाले CAG बनते हैं तो संपूर्ण आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ता है। आपको समझना चाहिए कि आज बड़ी से बड़ी संख्या में पद्मश्री हो, पद्म सम्मान हो। 1952 से लेकर के आज तक देखिए, मैं इतनी पापों की श्रृंखला है कांग्रेस पार्टी की, नम्रता जी मैं थक जाऊंगा। इतनी महापापों की श्रृंखला है कांग्रेस पार्टी की। 1952 से लेकर के आज तक राष्ट्रपति के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो कला क्षेत्र से, कला जगत से किसी को राज्यसभा भेज सकते हैं। क्या आधार होता था राज्यसभा भेजने का? 10 जनपद के आप कितने करीब हैं। आज क्या आधार है? दलित समाज से आने वाले, और ये 75 वर्षों में पहली बार हुआ इसलिए जरूरी है, दलित समाज से आने वाले इलैया राजा जी को न सिर्फ पद्म सम्मान दिया जाता है, जबकि पहली बार किसी दलित समाज कला जगत के क्षेत्र से राष्ट्रपति अनुशासित करके राज्यसभा भेजते हैं तो अब होता है तो हर दलित समाज का लोग। हैविंग सेड दैट, आज भी आवश्यकता है, आज भी हमें काम करने की जरूरत है और हम निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के समाज से आते हैं, घांची तेली समाज से आते हैं, जब वो वहां बैठते हैं G20 में, UN में जब भाषण देते हैं तो संपूर्ण देश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हाशिए का वर्ग ऐसा महसूस करता है उस न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस में मैं खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं। यह ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण के महत्व को, इस क्षण के महात्म्य को, इस क्षण के पुण्य को कांग्रेस पार्टी के लोग समझ पाए, ऐसा मैं नहीं समझता। वो आज भी उसी सामंती सोच में है। आज भी उनको यही लगता है कि मैं, मेरा परिवार, हमसे संविधान, हमसे सामाजिक न्याय, हमसे जातिगत जनगणना, हमसे अफर्मेटिव एक्शन। लेकिन अब नहीं होने वाला है ऐसा। जो दुर्दशा, दुर्गति देश ने आपकी महाराष्ट्र और हरियाणा में की है, पिछले 3 आम चुनावों में की है, आने वाले समय में भी आपका यही हश्र होने वाला है। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा लंबा हो गया तो। कांग्रेस पार्टी का आप जिक्र कर रहे थे, मुझे याद है इन लोकसभा चुनावों के दौरान हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे राहुल गांधी,
और जब प्रियंका गांधी ने शपथ ली तो उनके हाथ में भी वही कॉपी थी। अब सोशल मीडिया पर, मैं नहीं कह रही ऐसा, मैं तो हमेशा सोशल मीडिया और जो लोगों की राय है उनके हवाले से सवाल पूछती हूँ। मेरा सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि दबाव पड़ेगा बीजेपी पर, अब भाई बहन की जोड़ी एक साथ आप लोगों पर दबाव बनाएगी। प्रियंका गांधी की राजनीति को बेसिकली आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े और सदन में आए, लेकिन मात्र आपका उपनाम, आपका सरनेम कुछ है और वो सरनेम, वो परिवार आपको ये एंटाइटलमेंट देता है तो आप सदन में जाएंगे, ये कहाँ का नैतिकता है? ये कहाँ का नियम है कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे? ये कहाँ का नियम है कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी ही वहां पे उत्तर प्रदेश में सांसद बनेंगी? ये कहाँ का नियम है कि डीएमके के जो स्टालिन के पुत्र हैं वही उप मुख्यमंत्री बनेंगे? ये कहाँ का नियम है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ही एमपी बनेंगी? ऐसे अनेकों उदाहरण, और ये दुर्भाग्य है देश का जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिन्होंने पिछड़ों के आवाज को, जिन्होंने पिछड़ों के प्रतिनिधित्व का एक ढोंग बनाया है, वो अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ पाए। आए प्रियंका जी, आपका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में, कम से कम अपनी पार्टी में आपको पिछड़ों और दलितों की चिंता करनी चाहिए। हरियाणा में क्या हुआ नम्रता जी? और ये हम सब के लिए एक बहुत ही पीड़ा का विषय है, हम सब के लिए बहुत ही वेदना और संवेदना का विषय है कि दलित समाज की इतनी वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने केंद्र में मंत्री के रूप में काम किया है, क्या हश्र किया उनका? कुमारी शैलजा जी के लिए हम लोगों के हृदय में सहानुभूति है, क्या हश्र किया उनका? उनको आपने कांग्रेस पार्टी के बैनर पोस्टर से गायब कर दिया, घोषणा पत्र समिति से गायब कर दिया, चुनाव में आपने उनको सम्मान नहीं दिया। देखा उनको क्या जवाब मिला? देखिए, कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो एक प्रॉप बन गया है, आप लोग टेलीविजन की दुनिया से, आपको पता है प्रॉप क्या होता है। हम ये प्रॉप लेकर के जाएंगे और दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रॉप, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ फॉर अस। अगर 21वीं सदी का कोई ग्रंथ है तो ये बोलने में मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। 21वीं सदी का कोई महाग्रंथ है, यदि 21वीं सदी का कोई महाभारत है, कोई रामायण है, तो भारत का संविधान है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2010 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी दृष्टि आप देखिए कि 2010 में गुजरात के हर तहसील में नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि संविधान को हाथी के पीठ पे रख करके उसका गौरव और सम्मान यात्रा किया। वो संविधान हाथी के पीठ पे था और आगे एमपी चलते थे, एमएलए चलते थे, और उस यात्रा का नेतृत्व मोदी जी स्वयं करते थे। पहली बार आप मुझको बताइए कि ये संविधान दिवस के पहले लॉ डे होता था, आपको पता है? कानून दिवस। कानून दिवस किसको पता था? कितने लोग बनाते थे कानून दिवस? चलो, आप तो पत्रकार हो, आपको पता होगा कि लॉ डे करके कुछ होता है, कानून दिवस करके कुछ होता है। सरकारी कार्यक्रम होता था जी, सरकारी कार्यक्रम भी नहीं होता था। आज पूरे देश में स्कूल में, विश्वविद्यालयों में संविधान दिवस एक वृहद स्तर पर बनता है। लोग संविधान के प्रस्तावना की शपथ लेते हैं, लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य, उसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि संविधान कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ प्रॉप। जितना संविधान का हनन, जितना संविधान का अपमान, मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, भाई कांग्रेस पार्टी के पास तो नम्रता जी बड़ा बैटरी ऑफ लॉयर्स है। सिब्बल जी हैं, सिंघवी जी हैं, जो कि तथाकथित कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, 42वां संशोधन कौन लेकर के आया था? 1976 में संविधान के मूल स्वरूप, संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ किसने किया था, हम पूछना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने किया था। संविधान को बाईपास करके इस देश में आपातकाल लगाने वाले लोग, संविधान का काला अध्याय, लोकतंत्र का काला अध्याय इस देश में आपातकाल रहा है। बगैर किसी कारण, बगैर किसी अपील, वकील और दलील के आपने देश भर के सैकड़ों नेताओं को विपक्ष में, जो अपने स्वर को बुलंद करते थे, उनको आपने रातों रात जेल करवा दिया। लाखों की संख्या में लोगों की इनवॉलेंटरी नसबंदी करा दी गई।
ये वही पार्टी के लोग हैं जो कहते थे, जस्टिफाई करते थे हजारों लाखों की नृशंस हत्या को कि एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। यह संवैधानिक व्यवहार नहीं हो सकता है। मैं क्षमा चाहता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर। आपके व्यवहार में संविधान का प्रदर्शन होना चाहिए, आपके व्यवहार में संविधान का परिचय होना चाहिए। आपके व्यवहार में संविधान का परिचय नहीं है। तुम किस जाति के हो, तुम्हारे पत्रकार किस जाति के हैं, तुम्हारे मालिक किस जाति के हैं, ये जाति के नाम पे एक दूसरे को लाने का काम ये बंद होना चाहिए। बहुत दिनों तक आप लोगों ने धर्म के नाम पे ये काम किया है। कभी अखिलेश जी पूछ लेते हैं तुम पत्रकार किस जाति के हो भाई, तुम्हारे मालिक किस जाति, अच्छा मिश्रा हो, तो क्या है? बाबा साहब अंबेडकर, गांधी जी ने, राम मनोहर लोहिया ने, पंडित दीनदयाल ने ऐसे देश की कल्पना नहीं की थी। अंत्योदय की कल्पना की थी, सबको समान अवसर की कल्पना की थी। लेकिन आज जिस प्रकार से, ये अच्छा लगता है क्या 21वीं सदी के भारत में प्रेस वार्ता में, अच्छा तुम ओबीसी हो, अच्छा तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम इसके मालिक हो, तो देखिए ये क्या है, ये नैतिक गिरावट। तो राहुल गांधी जी इसी नैतिक गिरावट का सामना कर रहे हैं। आज भी मैं बिना मांगे सलाह दे रहा हूं आपको राहुल जी, एन अनसोलिसिटेड एडवाइस, थोड़े सेंसिटिव होइए, थोड़े अपने इर्द गिर्द दलितों को रखिए। सिर्फ दलितों के यहां जाकर के, अभी वीडियो बनाए थे ना, भोजन कर रहे थे, दलितों के यहां जाकर के भोजन कर लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। दलितों को अपने घर बुलाइए, अपने लुटेंस के बंगले पे बुलाइए, उनको भोजन कराइए, उनका जूठा अपने प्लेट में गिराइए। उस दिन इस देश में समझ नहीं आएगा। आप जाते हैं वहां पे बिस्लेरी का बोतल लेकर के और वीडियो बनाते हैं आप। आपको क्या लगता है? मैं बताऊं नम्रता जी क्या होता था? 150 वर्ष पुरानी बात है। यूरोप से लोग आते थे और अफ्रीका में बच्चों को ऐसे बंद करके रखा जाता था कि जैसे जानवर। ये बंद होना चाहिए। फोटो खिंचवाने के लिए दलित है और मंच पे रखने के लिए कोई और है। मंच पे हुडा जी रहेंगे और मंच के बाहर कुमारी शैलजा रहेगी, ऐसा नहीं चलेगा। आई एम सॉरी। ये देश में परिवर्तन हो रहा है। अब बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान चलेगा, आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनेगी, अति पिछड़ी जाति का चाय बेचने वाला सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति इस देश का नेतृत्व करेगा। बहुत हो गया राहुल गांधी जी। ठीक, क्षमा चाहता हूं। थोड़ा मजहब की बात कर लेते हैं, जाति की बात तो बहुत हो गई। मैं यूपी के संभल का जिक्र करना चाहूंगी। शाही मस्जिद का सर्वे हुआ और सर्वे के बाद बवाल हुआ। अब ये तो सिर्फ सर्वे था, तब 5 से 10 हजार की भीड़ आ गई, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अगर उसमें कुछ ऐसा निकल ही आया सर्वे में जो हिंदू पक्ष की तरफ चला गया, तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? देखिए, रूल ऑफ लॉ है। देखिए, अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना लंबा डिस्कशन किया हमने। संविधान संगत जो होगा, हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। और संविधान की एजेंसी कोर्ट है। कोर्ट ने जब ऐसा कहा है, राम मंदिर का भी जो पूरा प्रक्रिया आप देखिए, राम मंदिर के निर्माण के पूरे प्रोसेस में एवरीथिंग वाज लीगल, एवरीथिंग वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। हम लोगों ने कोर्ट से समय मांगा, कोर्ट ने तय किया, कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई की, एक विश्लेषण किया, सारे के सारे उनके दलील सुने गए, सारे के सारे ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट को सामने रखा। जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, नम्रता जी, निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए कि न्याय होगा। हम समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज ये कैसे बने, इसकी चिंता हम करते हैं, इसकी चिंता कोर्टें करती हैं, और ये चिंता कोर्ट पे छोड़ दीजिए। हाँ, जरूर कुछ उपद्रवी सामने आए हैं। इन उपद्रवियों का इलाज हमारा प्रशासन करना भली भांति जानता है। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में कानून को लेगा तो उसके साथ वैसा माकूल व्यवहार किया जाएगा, और ऐसा उदाहरण, ऐसी नज़ीर पेश की जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर कोई खिलवाड़ नहीं है। समाज में शांति, समाज में व्यवस्था रहे, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। ये प्रशासन का एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। धर्म के नाम पे अगर किसी प्रकार की हिंसा को कोई भड़काने का प्रयास करेगा तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा संविधान इतना सक्षम है, उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। वो यात्रा निकाल रहे हैं 21 से 29 नवंबर, और इस यात्रा का मकसद, जो हम उनको सुन भी पा रहे हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस यात्रा का फायदा आपको लगता है कि देश में होगा?
और दूसरी बात जो मुझे समझनी है आपसे वो ये कि अगर हिंदू हिंदू भाई भाई तो फिर दूसरे लोग कहाँ गए? हम तो अब तक यही पढ़ते आए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या वो नारे में बदलाव आ रहा है वक्त के साथ साथ? मतलब देखिए, दो पक्ष हैं। उन्होंने अगर कहा है हिंदू हिंदू भाई भाई, तो इसका ऑटोमेटिक ये मतलब थोड़ी हो गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है। उन्होंने कहा हिंदू हिंदू भाई भाई। देखिए, प्रो हिंदू होना एंटी मुस्लिम कब से हो गया? अब नैरेटिव तो यही है। देखिए, नैरेटिव के नाम पे कुछ भी चला देते हैं लोग, कुछ भी अब कह देते हैं, लेकिन मैं मानना, मेरा ये शुद्ध रूप से मानना है, देखिए ये देश यात्राओं का देश है। हमारे यहाँ यात्रा, अमरनाथ यात्रा होती है, वैष्णो देवी की यात्रा होती है, तीर्थ यात्राएं होती हैं। मैं बिहार का हूँ, वहाँ हरिहरनाथ से पशुपतिनाथ की यात्रा होती है। देश यात्राओं का देश है। संत समाज के लोग हैं, यात्रा निकालते हैं, पूरी स्वतंत्रता है उनको, पूरी स्वतंत्रता। आप यात्रा निकालिए। और किस प्रकार मंदिरों में भी अब सभी वर्गों का सम्मान होता है, सभी वर्ग के लोग आते हैं, पूजा उपासना का केंद्र है मंदिर, तो बिल्कुल इनको पूरा अधिकार है। मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिक्स या रीडिंग बिटवीन द लाइंस करने की आवश्यकता है। इस देश में जो भी रहता है, 142 करोड़ लोग हैं, वो संस्कृति से, कल्चरली वो हिंदू है। हिंदुइज्म की कभी कोई संकीर्णता नहीं हो सकती है। वो हर व्यक्ति जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। हमारा तो ये मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम जी, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। तो इसी किसी प्रकार का कोई ये नारे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये समता, ये बंधुत्व, ये भाईचारे का भाव हमारे और आपके संस्कृति में, हमारे और आपके डीएनए में है, और इससे कोई कम नहीं होने वाला है। मतलब आपको बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगता है कि समाज में कोई भी ऐसा मैसेज जा रहा है कि किसी एक विशेष धर्म को आगे ले जाया जा रहा है, किसी एक विशेष धर्म को पीछे ले जाया जा रहा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? अरे देखिए, ऐसा है कि धर्म और आस्था किसी व्यक्ति के भरोसे टिकी है क्या? किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति ये तय कर ले कि हम इस धर्म और आस्था को आगे ले जाएंगे, वो धर्म और आस्था आगे चला जाएगा, और कोई दूसरा धर्म और आस्था पीछे चला जाएगा। ये इस भ्रम में रहने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये धर्म और आस्था इस देश के लोग चलाते हैं। वो जो हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा होती है, वो लोग चलाते हैं। कोई एक यात्रा से, हमारे यहाँ हजारों वर्षों से यात्राएं हो रही हैं, और कोई एक यात्रा से कोई धर्म या आस्था आगे चला जाए और पीछे चला जाए, मेरी ये व्यक्तिगत राय में ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो गुरु प्रकाश पासवान जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, वक्त देने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। बहरहाल ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कोई मुद्दा छूट गया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से सर को बुलाएंगे और उनका जवाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए, और सर आपका भी स्टूडियो में आने के लिए।